जय श्री राम एवरीवन। बेटा, आज हम आपके साथ एक अलग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने आपको पहले क्या समझाया था कि भाई जब हम किसी पर्सन का ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, तो वहां पे ना 5 हेड होंगे, या मैं बोलूं उसके 5 कैटेगरी की इनकम को काउंट करेंगे। सबसे पहले हमने बोला था सैलरी, फिर हमने बोला था हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन, और फाइनली इन चारों में जो नहीं आएगा उसको हम नाम देंगे अदर सोर्स। इज दैट क्लियर? तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेटा ये हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं रखना कि हमको अपने मकान बेच के इनकम अर्न करनी, बिल्कुल नहीं। हम इस हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, जो किराए से जो इनकम होती है ना, हम बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेंटल इनकम पे हम टैक्स भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे टॉपिक का मेन मुद्दा क्या होगा? किसी भी बिल्डिंग की रेंटल इनकम, या मैं बोलूं उसकी अर्निंग कैपेसिटी को ग्रॉस टोटल इनकम में काउंट करना। इज दैट क्लियर? समझते हैं बेसिस ऑफ चार्ज कि किसी हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स किस बेसिस पे लगाया जाएगा। तो वहां पे एक बेसिस ऑफ चार्ज के लिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड्स अपरटेनेंट देयर टू, ठीक, ऑफ विच एसएसी इज द ओनर, विच इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। 3 बातें बोली हमने। पहले क्या बोला बेटा कि किसको हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर करेंगे? किसी बिल्डिंग या उससे जुड़ी हुई जमीन को, जिसका हमारा जो एसएससी है, जिस पे हम टैक्स अप्लाई करने वाले हैं, वो उसका ओनर होना चाहिए। ठीक है, और जो वो अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करता। इन तीनों चीजों को थोड़ा आराम से, थोड़ा डिटेल्ड वे पे चलिए जरा स्टडी करते हैं बेटा। क्या लिखा है? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। मतलब जिस भी प्रॉपर्टी पे आपने नजर डाली है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए, उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई बिल्डिंग होनी चाहिए और उससे जुड़ी हुई जमीन भी हो सकती है। और लिखा है तो एक प्रॉपर्टी और उससे जुड़ी हुई जमीन। अगर क्लियर नहीं हुआ तो ध्यान से मेरे साथ समझिएगा मेरे बच्चे। मान लीजिए ये मेरा मकान है, ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है, इसका किराया मान लीजिए आता है 10,000 रुपए। ठीक, बाजू में सेम साइज की एक और बिल्डिंग है, सेम साइज की। ठीक, लेकिन पता है इसके साथ ना ये छोटा सा गार्डन भी आपको मिल जाता है। अब जरा सोचिए, आप इस मकान का, जिसमें कोई गार्डन नहीं है, केवल बिल्डिंग बस है, इसका किराया आप 10,000 देते हो। ये एक और मकान है, सेम साइज का, सारी चीजें सेम है, बस उसके साथ आपको एक गार्डन की फैसिलिटी मिल जाती है, गार्डन आपको अवेलेबल हो जाता है। अब बताइए जरा, इस गार्डन की फैसिलिटी मिलने की वजह से इसका किराया 15,000 होगा, तो क्या ये 5,000 का जो एक्स्ट्रा रेंट जा रहा है या 5,000 का जो एक्स्ट्रा किराया मिल रहा है, वो मकान की वजह से मिल रहा है या इसके साथ गार्डन है उसकी वजह से मिल रहा है? गार्डन की वजह से मिल रहा है। इसीलिए हमने क्या बोला? हमने बोला बेटा कि प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग तो रहेगी, कंफर्म रहेगी। ठीक है, और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, और उससे जुड़ी हुई कुछ जमीन भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बिल्डिंग में केवल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाए गए बिल्डिंग को कवर नहीं करेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग भी आएगी, ऑफिस भी आएगा, शॉप, गोडाउन, इन सब को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग, इनको भी कवर अप किया जाएगा। तो केवल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम को केवल ये नहीं समझेंगे कि हमको केवल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग को किराए पे देना है और केवल उसी की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग भी अगर आपने किराए पे दिया है, उसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। लैंड अपरटेनेंट देयर टू मींस लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, अभी डिस्कस किए, गराज, एटीसी।
और उसकी वजह से आपका जो किराया बढ़ जाएगा, तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि उस गार्डन की वजह से हमको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, एक्स्ट्रा किराया मिल रहा है। तो उसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट करेंगे। बट यहां पे याद रखेंगे कि अगर इसी गार्डन को अलग से किराया दिया गया, ये हमारा मकान है, ठीक है, चलिए इसको नया बना लेते हैं। दिस इज अवर बिल्डिंग, ठीक, और इतना बड़ा गार्डन है, काफी बड़ा गार्डन है। अब हमने क्या किया, बिल्डिंग को अलग रेंट दिया है मिस्टर एक्स को, ठीक है, और गार्डन को हम टाइम टू टाइम किसी के बर्थडे पार्टी, शादी या फिर किसी इवेंट के लिए ना अलग से रेंट देते हैं किसी जेड को, मान लीजिए। तो मेरे बच्चे अब गार्डन से जो अलग से किराया मिल रहा है ना, तो ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगी, इसको हम अदर सोर्स में काउंट करेंगे। लेकिन हां, इस बिल्डिंग के साथ अगर किराया दिया जाए, इस बिल्डिंग के साथ अगर रेंट पे दिया जाए, तो उसको हां हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं बेटा, और समझते हैं, कुछ नोट समझने हैं हमको। इट मे बी नोटेड दैट द इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड however taxable under the head income from other source और PGBP। क्या बोला, वो ऐसा जमीन जो खाली है, जिस पे बिल्डिंग नहीं बना है, अगर उसको किराए पे दिया जाए, उससे कुछ इनकम हो जाए, तो या तो वो आपका अदर सोर्स में काउंट होगा, नॉर्मली अदर सोर्स में काउंट होगा। और अगर आपके एसएससी का प्योर बिजनेस वही है कि वो जमीन किराए पे देता है, तो उसको हम PGBP में काउंट करेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? एक्सेप्शंस, कौन कौन से ऐसी इनकम है जिसपे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसको काउंट नहीं किया जाएगा, देखेंगे। बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर लेट आउट टू एम्प्लॉय, कंपोजिट लेटिंग आउट ऑफ एसेट एंड बिल्डिंग पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। तो यहां पे एक सेंटेंस में हमने 3 बातें कर डाली। पहला, बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर, ठीक है, स्टाफ क्वार्टर समझते हैं ना आप लोग। और फिर क्या बोले बेटा, कंपोजिट लेटिंग आउट, और क्या बोला है, एक पॉइंट और है यहां पे, और बोला गया है पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। इनको हम एक्सेप्शन की लिस्ट में रखेंगे। अब जरा इसके एक्सेप्शन में जाने का लॉजिक समझिए। बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर बेसिकली होता क्या है बेटा, आप किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, अपने जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आपकी स्कूलिंग हुई, वहां छोड़ के किसी दूसरी जगह, तो कंपनी वाले कई बार आपको ऑफर देते हैं कि भाई साहब आप यहां आ जाइए काम करने, हम आपको रेसिडेंस प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको स्टाफ क्वार्टर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आपका भिलाई स्टील प्लांट में 30,000 लोग काम करते हैं, ऑन एन एवरेज 30,000, सबको स्टाफ क्वार्टर मिला हुआ है। उनकी सैलरी से ना नॉमिनल अमाउंट रेंट के रूप में चार्ज किया जाता है, नॉमिनल अमाउंट रेंट के रूप में डिडक्ट किया जाता है उनकी सैलरी से, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं भिलाई स्टील प्लांट का यही काम है कि वो बिल्डिंग बनाए और लोगों को किराए पे दे? वो उसका कोर बिजनेस नहीं है बेटा, उसका कोर बिजनेस तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का है। बस वो अपने एम्प्लॉय को सुविधा देने के लिए, अपने एम्प्लॉय को रेसिडेंस प्रोवाइड करने के लिए वो स्टाफ क्वार्टर या बिल्डिंग दे रहा है। क्लियर मेरे बच्चे? और उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ चार्ज ले रहा है, वो सिर्फ किराया नहीं ले रहा है, वो उनसे मेंटेनेंस के लिए कुछ चार्जेस वसूल कर रहा है, क्योंकि वो बिल्डिंग को भी तो उसको मेंटेन करना है। ओनरशिप तो अभी भी भिलाई स्टील प्लांट के पास है, आप तो बस वहां रहने गए हो। क्यों रहने गए हो? क्योंकि आप भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हो। अगर आप वहां काम नहीं कर रहे होते तो उन क्वार्टर्स में आपको रहने का अधिकार भी नहीं होता। Am I right or wrong? That is why इसको हमने एक्सेप्शन की लिस्ट में रखा है। सेकंड है कंपोजिट लेटिंग आउट। कंपोजिट लेटिंग आउट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? जहां पे आपने बिल्डिंग प्लस कोई मशीन, या मशीन की जगह आप लिख लीजिए एसेट, इन दोनों को अगर आपने एक साथ किराए पे दिया है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, कोई बंदा है जो अपनी ना एक फैक्ट्री चलाता है, ठीक है, फैक्ट्री चलाता है, उसने उसमें ढेर सारे मशीन्स इंस्टॉल कर रखे हैं। अब मैं जाता हूं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया मुझे फैक्ट्री पूरी किराए पे लेनी है, पूरी की पूरी फैक्ट्री किराए पे लेनी है, इंक्लूडिंग दैट मशीन।
ठीक। तो अब यहाँ पे इनकम टैक्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि वो क्या बिल्डिंग का अलग किराया और मशीन का अलग किराया दोनों काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे किराए पे वो फैक्ट्री दी है उसने दोनों को एक साथ मिला के दिया, अलग अलग बाइफरकेट नहीं किया। उसने बोला कि देखिए जी हमारी जो बिल्डिंग है इतने स्क्वायर फीट की है, तो आपको इस स्क्वायर फीट के हिसाब से ये किराया देना होगा, और जो मशीन्स लगी हैं उसके लिए आप हमको इतना किराया दे देना। उसने अलग बाइफरकेट नहीं किया, कंपोजिट लेटिंग आउट, दोनों को एक साथ किराए पे डाला है। तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग का किराया काउंट होता है बट कंपोजिट किराया काउंट नहीं होता। इसी का एक और वर्जन आप समझ सकते हो, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। अब पेइंग गेस्ट आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या समझते हो कि एक हमारा मकान है, ठीक है, यहां हम रहते हैं, इसको हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड, और आपने इसके ऊपर में कुछ और कमरे बना दिए हैं, ठीक है, और यहां स्टूडेंट्स को या सिंगल लोगों को, छोटी मोटी फैमिली को आप किराए पे देते हो। तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, दे आर पेइंग गेस्ट। बट एक्चुअल में पेइंग गेस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। आपके मकान में कोई ऐसा गेस्ट आया जो आपको पे भी करेगा। जैसे कि आप अपनी फैमिली में रहते हैं, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ यूं रहते हैं, कोई स्टूडेंट आता है और वो बोलता है कि मुझे ना रूम रेंट पे चाहिए, ठीक, आपके पास एक और कमरा था, ठीक है, ठीक, और आपने उसको अपने घर में अलाउ कर दिया, अपने घर में ही अलाउ कर दिया कि ठीक है आप यहाँ किराए पे रह सकते हैं। आपका किराया होगा 10,000 रुपये पर मंथ। स्टूडेंट ने बोला कि सर नॉर्मली मार्केट में एक रूम का किराया तो मात्र 6,000 है, ठीक है, सिंगल रूम हम कहीं पे किराया लें तो वहां 6,000 है। आपने बोला नहीं बेटा, हम आपको कैसे किराया दे रहे हैं, हम आपको पेइंग गेस्ट बना रहे हैं, आप हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ खाना खाओगे, हमारे वॉशरूम को यूज करोगे, हमारे फ्रिज को यूज करोगे, हमारे गैस को यूज करोगे, हमारे सोफा को, टीवी को, सारी चीजें आप यूज करोगे। तो एक तरह से आप हमारे गेस्ट हो, बस आप हमको किराया दे रहे हो। दैट इज वाई आपका नाम है पेइंग गेस्ट। क्या नाम बेटा, पेइंग गेस्ट। आपका नाम टेनेंट नहीं है। तो पेइंग गेस्ट और टेनेंट में डिफरेंस क्या हुआ, टेनेंट को हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज करने का परमिशन नहीं देते, जबकि पेइंग गेस्ट होता है वो आपके एज अ फैमिली मेंबर आपके साथ रहता है, आपके घर के फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, वॉशरूम, किचन, इन सबको वो यूज करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से बाहर रखेंगे, उनको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डालेंगे नहीं। इज दैट क्लियर? एक्सेप्शंस और पढ़ते हैं बेटा। एक्सेप्शंस क्या बोला गया, एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। पहला पॉइंट, पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी कैरीड property by the SSC for the purpose of any business or profession carried on by him। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, this is our property। और इस प्रॉपर्टी में हमने इसको दो पार्ट कर रखे हैं, ठीक, एक में हम रहते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड और दूसरे में हमारा बिजनेस चलता है। ठीक है बेटा, बिजनेस जो चलता है उससे हमको होती है इनकम। लेकिन जो बिजनेस चलता है उसके लिए हमको रेंट पे करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मकान भी तो हमारा ही है। जब मकान हमारा ही है तो हमको रेंट पे करने की जरूरत नहीं हुई, और जो रेंट नहीं जा रहा है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ योर इनकम। अगर यही बिजनेस आप दूसरी जगह कर रहे होते, तो डेफिनेटली आपको रेंट देना होता। बट यहां पे चूंकि आप अपनी ही बिल्डिंग में, सेल्फ ऑक्युपाइड बिल्डिंग में या सेल्फ ओनरशिप बिल्डिंग में आप बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको किराया देने की आवश्यकता नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ जा रही है। तो ऐसी इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट नहीं करेंगे। भले वो एक्स्ट्रा इनकम ना आपको हाउस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, बट उसको इनकम में, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में काउंट नहीं करेंगे। कहां करेंगे? पीजीबीपी में करेंगे, क्योंकि वहां पे आप बेसिकली कर क्या रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एन एसएससी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे कि होटल, ठीक है, और जैसे कि अपन क्या बोलते हैं उसको बेटा, डॉर्मेट्री, और जैसे क्या होता है ना, वो छोटे छोटे कमरे बना के रखते हैं, ठीक है, खासकर अच्छी जगहों पे, वैष्णो देवी टेम्पल पे और
मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, होटल, ठीक है बेटा। ऐसा जिसका बिजनेस ही है कि वो कमरे बना के किराए पे देगा, कमरे बना के वो किराए पे देगा, ऐसे सिचुएशन में जो इनकम आएगी उसको हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम काउंट नहीं करेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज योर पीजीबीपी इनकम, दैट इज योर पीजीबीपी इनकम। इज दैट क्लियर? अब हमने कुछ बातें करी थी आपके साथ, 3 बातें। सबसे पहले बोला था कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, यहां तक। सेकंड हमने बोला था कि आपका एसएससी उस बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनर, मतलब उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। अब हम इसी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। चलिए रीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखेंगे ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मेरे बच्चे सिंपल सी बात है, अगर आपको पता करना है कि उस प्रॉपर्टी का ओनर क्या है तो आप कैसे पता करेंगे? सिंपली उसके रजिस्ट्रेशन को पेपर को देख के, उसका जो रजिस्ट्रेशन पेपर होगा जो म्युनिसिपैलिटी में सबमिटेड होता है, उस पेपर में जिसका नाम लिखा होगा रजिस्टर्ड ओनर उस प्रॉपर्टी का वही पर्सन होगा जिसका नाम मेंशन्ड है। इज दैट क्लियर? आगे पढ़ेंगे। इन केस ऑफ मॉर्टगेज इट इज मॉर्टगेजर नॉट द मॉर्टगेजी। अगर किसी ने उसको गिरवी रखा है, मॉर्टगेज के केस में अगर किसी ने उसको गिरवी रखा है तो गिरवी रखने वाला ही उसका मालिक होगा, ना कि जिसने गिरवी लिया है। इज दैट क्लियर? तो हमने एक्चुअल ओनर के बारे में बात की। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है डीम्ड ओनर, मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगा, ध्यान से, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगा, बावजूद उसके उस पर्सन को हम उस प्रॉपर्टी का ओनर मानेंगे। क्या बोला हमने? जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है उसको हम उसका ओनर बोलते हैं। बट कुछ सिचुएशन ऐसे होंगे कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, बावजूद उसके आपको उस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा। देखेंगे सिचुएशंस, देखेंगे। पहला, एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एनी हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब इसका पहले आप केस समझिए। केस क्या है बेटा? केस ये है, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, ठीक, मिस्टर एक्स, और यहां पे इनकी वाइफ है, ठीक है, हाँ ये इनकी वाइफ है, बरोबर, ठीक, इनके कपड़े ठीक कर देते हैं, हाँ ये इनकी वाइफ है, इनका नाम है वाई। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एक्स की जो इनकम है ना, एक्स की जो इनकम है वो अराउंड 5 लाख रुपीज है। कितनी है? 5 लाख, ठीक। तो ये इन पे तो टैक्स देते ही है, ठीक है, इस पे टैक्स देते हैं। हाँ, कौन से रेट पे देते होंगे? एट द रेट ऑफ 5%, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक का बीच का गैप कितना परसेंट पे जाएगा? 5%, ठीक। और इनके पास ना एक प्रॉपर्टी भी है, ये है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से इनको इनकम हो जाती है, मान लीजिए 2 लाख रुपए की। कितनी की हो जाती है? 2 लाख रुपए की। अब इनको टैक्स किस रेट पे देना होगा? अब इनको टैक्स देना होगा 20% पे। और इनकी वाइफ जो है ना वो कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है, घर में रहती हैं, घर मेंटेन करती हैं, ठीक है बेटा। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि ये जो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्यों ना अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए। समझे कि नहीं समझे? एक्चुअल में एक्स ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था जिससे किराए की इनकम होती थी और एक्स को 2 लाख रुपए और लग जाते थे, ठीक है। अब पहले वो 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स पे करते थे, 2 लाख रुपए और हो गया तो टोटल अमाउंट या टोटल इनकम हो गई 7 लाख रुपए। और जब 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो हमको 20% स्लैब रेट पे काम करना होता है, जो कि मिस्टर एक्स को बुरा लग रहा था कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो उन्होंने क्या स्मार्टनेस किया? उन्होंने किया कि इस प्रॉपर्टी को क्यों ना हम अपनी वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड कर दें। पैसा तो घर में ही आएगा, प्रॉपर्टी भी घर में रहेगी, लेकिन इनकम बढ़ जाएगी। देखिए जरा, एक्स की इनकम अब कितनी होगी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के बाद? 5 लाख रुपए होगी।
और वाई की इनकम, किराए की इनकम हो जाएगी 2 लाख रुपए। अब जरा सोचिए और बताइए 5 लाख रुपए पे भाई साहब को कितने परसेंटेज रेट पे, कितने स्लैब रेट पे टैक्स देना है? केवल 5% पे। और इस 2 लाख रुपए पे, 2 लाख रुपए पे वाई मिसेस एक्स कितना टैक्स देगी? नील, क्योंकि इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हुई नहीं। अब इनकम टैक्स से यह कहना कि आप भी इंडिविजुअल हो, आप भी इंडिविजुअल हो, आप भी पर्सन हो, आप भी पर्सन हो। तो यहां पे मिस्टर एक्स ने स्मार्टनेस दिखा के अपना टैक्स का पैसा बचा लिया। ठीक, एक छोटा सा सवाल, जब मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई के नाम करी, तो क्या उस टाइम उन्होंने वाई से कुछ पैसे या उस प्रॉपर्टी का सेल कंसिडरेशन लिया था? जाहिर सी बात है, वाइफ है तो नहीं लिया होगा। वाइफ से कोई अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का पैसा थोड़ी ना लेता है, नहीं लेता। इसका मतलब यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुआ, किसका? ट्रांसफर का। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एडुक्वेट कंसिडरेशन, बिना संपूर्ण प्रतिफल के। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पे अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर करूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी में अपनी वाइफ का नाम लिखवा दूं, उसके नाम पे डाल दूं, तो क्या मैं अपनी वाइफ से पैसे लूंगा कि भाई इस प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख होती है, आपको 10 लाख मुझे चुकाने होंगे? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होगा, 90% केसेस में नहीं होगा। चलिए, तो एक्स ने दिखाया स्मार्टनेस, इनकम टैक्स भी पीछे नहीं है। इनकम टैक्स ने एक लॉ बना दिया। अब लॉ सुनिए क्या है। एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर अ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस का मतलब होता है बेटा जीवन साथी। जो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, लड़का है तो उसके लिए जीवन साथी लड़की है, और लड़की है तो जीवन साथी लड़के में आएगा। ठीक है, दैट इज वाई हम उसको हस्बैंड वाइफ ना बोल के स्पाउस बोलेंगे। हु टू स्पाउस विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना पूर्ण प्रतिफल लिए अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हो, तो भाई साहब जिसने ट्रांसफर किया उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। अभी हमने अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर डाली। अब जरा बताएं उस प्रॉपर्टी के पेपर में किसका नाम होगा? वाइफ का नाम होगा। बावजूद उसके उस प्रॉपर्टी का ओनर, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए उस प्रॉपर्टी का ओनर मुझे ही माना जाएगा। इस गिवन एग्जांपल में मिस्टर एक्स ही उस प्रॉपर्टी के ओनर माने जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना। लेकिन इसके बाद भी एक्सेप्शन के कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्ट एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, विदाउट एनी कंसिडरेशन में लॉफुली दूसरों को देना होता है। मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले रहे हैं, और डाइवोर्स लेने पे एल्यूमनी की जो अमाउंट होगी उसके लिए मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि मैं आपको कैश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर देता हूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी ही आपको दे देता हूं, उससे आप अपनी जिंदगी अच्छे से चलाइए। क्योंकि डाइवोर्स होने के बाद लड़कियों को, गर्ल्स को, फीमेल को एल्यूमनी की अमाउंट मिलती है, उनका रोजगार का उनका जो भत्ता है महीने का वो भी दिया जाता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, बोले कि हर महीने का पैसा देने का प्रॉब्लम क्यों है, हम एक काम करते हैं ना, प्रॉपर्टी उसके नाम पे लिख डालते हैं, जो भी इनकम आएगी उससे अपनी जिंदगी आसानी से गुजार लेगी। बताइए जरा, यहां पे क्या मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई से कुछ पैसे लिए हैं? नहीं लिए हैं बेटा। बट यहां पे लॉफुली प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड मानी जाएगी। तो केस 1 ये रहा, इसका एक्सेप्शन ये रहा। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? आगे चलते हैं। क्या लिखा है? मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू हुम अ बिल्डिंग इज अलॉटेड, टू हुम बिल्डिंग इज अलॉटेड। तो यहां पे जो ओनर होगी सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। एक्चुअली सीन क्या है, इसको भी एग्जांपल समझिए। देखिए बेटा, होता क्या है, जो सोसाइटी होती है या कंपनी होती है, ये कुछ इस तरह से ना, ये कुछ इस तरह से रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना के आपको प्रोवाइड करती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सारे रूम है 1 2 3 4 5 6
7, 8, मान लीजिए इस बिल्डिंग में 8 छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इस पूरे सोसाइटी में। ठीक, इस सोसाइटी का नाम है, मान लीजिए गोकुल धाम सोसाइटी। क्या नाम है? गोकुल धाम सोसाइटी। अब क्या होगा, यहां कोई भी आदमी अगर रहना चाहेगा तो उसको इस प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं है, उसको इस प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं है, उसको बेसिकली मेंबर बनना है। क्या बनना है? मेंबर बनना है। किसका? गोकुल धाम सोसाइटी का। किसका बनना है? गोकुल धाम सोसाइटी का। तो ठीक है जी, मेंबरशिप यहां पे जो आपको दिया जाएगा वो आपका क्या होगा? मेंबरशिप होगा, ना कि ओनरशिप। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी में भले ही आपका नाम है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप गोकुल धाम सोसाइटी के परमिशन के बिना बेच नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली, दैट इज वाई क्या बोला गया? दैट इज वाई बोला गया अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको वो बिल्डिंग अलॉट की गई है। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे गोकुल धाम सोसाइटी, और ये हमारा मेंबर है, मान लीजिए एक्स। ओनर कौन है? बेसिकली गोकुल धाम सोसाइटी है। बट अगर कोई आदमी इसका मेंबर बन जाता है, उसके बाद इसको रेंट पे चढ़ाता है, तो मेरे बच्चे ये जो मेंबर होगा ना, इसी को इस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा। एग्जैक्टली, आगे चलते हैं। आगे 3 पॉइंट और है, फिर खत्म हो जाएगा। अ पर्सन हु इज अलाउड टू रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई ऐसा लॉफुल कुछ एग्रीमेंट हुआ है जिसमें बोला गया है कि आप फिलहाल इस प्रॉपर्टी को अपने पास, अपने कब्जे में रख सकते हो, उस केस में आप ही, मतलब जिस बंदे को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो बंदा ही उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा। इसको ऐसे समझेंगे, एक फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है बेटा। फादर की डेथ हो गई, ठीक है। अब उनके दोनों बच्चों में आपस में लड़ाई चल रहा है कि प्रॉपर्टी कौन लेगा। दोनों का केस पहुंचा कहां? कोर्ट में। अब कोर्ट में केस पहुंचने के बाद ये कोर्ट ने हेल्ड पे रखा है कि अभी इस प्रॉपर्टी में कोई भी डिसीजन नहीं आया है। बावजूद उसके कोर्ट ने किसी एक पर्सन को बोल दिया कि फिलहाल आप 1-2 साल तक, जब तक इस केस का डिसीजन, फाइनल निर्णय नहीं आ जाता, आप इस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकते हो। तो जिस टाइम तक वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है, उस टाइम तक अगर कोई इनकम होती है, जिस टाइम तक उसने प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है और उस टाइम तक कुछ इनकम होती है, तो वो जो पर्सन रखा है ना, जिसको कोर्ट ने बोला कि आप इसको फिलहाल रख सकते हो डिसीजन आने से पहले, तो उस टाइम तक वो बंदा उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा, भले ही प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब इफ अ पर्सन टेक्स अ लैंड ऑन लीज, किसी बंदे ने लीज पे कोई प्रॉपर्टी ली है और उस पे घर बना लिया है, किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी है और उस पे घर बना लिया है, तो वही जो बंदा होगा जिसने लीज पे प्रॉपर्टी ली है, वही उसका ओनर माना जाएगा। इज दैट क्लियर? उसी को हम उसका ओनर मानेंगे। आगे चलते बेटा, तो एक बार इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक। आगे थोड़ी और बातें करते हैं। कुछ ऐसी इनकम है जो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जिसको हम पूरा एग्जम्पशन देंगे, जैसा इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। हमने बेटा लास्ट टॉपिक में एग्रीकल्चरल इनकम में इसके बारे में ढेर सारे डिस्कशन आपके साथ किए थे, ठीक है। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो हमेशा एग्जम्प्टेड होगी बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। और कंडीशंस याद दिलाओ जरा, हमने बोला था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होना चाहिए, खेत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है कंडीशंस? अगला देखेंगे, annual value of one palace, it's not place, it's one palace of ex Indian ruler। इसको थोड़ा समझेंगे मेरे साथ। होता क्या है, जो रूलर होता है, रूलर बोले तो महाराजा। पहले बेटा, अभी तो डेमोक्रेसी चल रही है ना इंडिया में, इससे पहले क्या चलते थे? राज्य वाला कॉन्सेप्ट था कि एक राजा होता था, उसकी जो एरिया होता था ना, उस पे वो राज करता था, वहां से टैक्स वसूलता था, वहां पे वो डिफेंस वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, लोगों को बिजनेस करना अलाउ कर देता था, काफी सारी चीजें, ठीक है। तो पहले हम किसी न किसी राजा के अंदर में आते थे, ठीक। डेमोक्रेसी आया और फिर इनका रोल खत्म हो गया। डेमोक्रेसी में क्या होता है?
डेमोक्रेसी में भी हम अपना राजा खुद चुनते हैं। पहले राजा वंश के हिसाब से चलता था, एक राजा है उसका बेटा ही राजा बनता था। अभी हम क्या करते हैं, हम खुद अपना राजा चुनते हैं, जिसको आप लोग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हो। उनके रूल्स के हिसाब से ही तो आपको काम करना होता है। पहले भी तो राजा के रूल के हिसाब से सारी प्रजा को, सारी पॉपुलेशन को काम करना होता था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के जो महाराजा थे वो भी पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते थे। इज दैट क्लियर? डेमोक्रेसी आने के बाद इनका रोल खत्म हो गया। अब जिस टाइम ये राजा थे, इन्होंने अपने महल बना रखे थे, अपने महल बना रखे थे कुछ ऐसे। एक महल पे वो खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड बोलेंगे, और बाकी 2 महल को उन्होंने रेंट पे दे रखा है। चूंकि इनकी इनकम खत्म हो गई, अब ये टैक्स वसूल नहीं कर सकते, तो इनकी इनकम खत्म हो गई, तो ये क्या करते हैं, रेंट पे चढ़ा रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट आती है, बोलती है कि भाई साहब आपको दोनों पे जो रेंटल इनकम हो रही है उस पर टैक्स देना है। राजा का ये कहना हुआ कि सर हमारी सोल इनकम हमारी प्रॉपर्टी थी और हमारी प्रजा से हम टैक्स वसूलते थे। डेमोक्रेसी आने के बाद ये जो सिस्टम है खत्म कर दिया आपने, तो हमारी इनकम का सोर्स ही खत्म कर दिया। अब तो हम लोगों से टैक्स भी नहीं ले सकते, तो हमको कुछ बेनिफिट दे दीजिए आप। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप एक काम करो, ये वाली बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 2 या बिल्डिंग नंबर 3, इन दोनों बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग चूज कर लीजिए। जिस बिल्डिंग में आप इनकम अर्न करते हो उस बिल्डिंग को हम आपके लिए छोड़ देंगे। मतलब अगर राजा ने सेकंड नंबर की बिल्डिंग चूज करी, तो इससे जो रेंटल इनकम हो रही है इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन थर्ड बिल्डिंग के रेंटल इनकम पे हम टैक्स जरूर वसूल करेंगे। तो इससे हुआ क्या, राजा की भी बात रह गई, गवर्नमेंट की भी बात रह गई। राजा को एक बिल्डिंग, एक पैलेस, एक महल का किराया उनको एग्जम्प्ट हो गया, और बाकी उसके अलावा भी अगर उनके पास महल है, बिल्डिंग है, तो उस महल पे होने वाली इनकम पे उनको क्या देना है, टैक्स देना है। इज दैट क्लियर? थोड़ा और आगे समझते हैं बेटा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय, ये कुछ इनकम टैक्स में पर्सन बताए गए हैं। अगर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी ओन करी है, उस पर कोई इनकम होती है तो वो एग्जम्प्टेड होगी, जैसे कि लोकल अथॉरिटी, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो इनके द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी ऑक्युपाई की गई है, कोई प्रॉपर्टी रखी गई है, और उस प्रॉपर्टी से कुछ रेंटल इनकम अगर आती है, तो मेरे बच्चे उस रेंटल इनकम पे किसी भी तरह से टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है, जिसको हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज्ड फ्रॉम ओन बिजनेस। खुद की प्रॉपर्टी पे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हो, वहां से अगर आपको कोई एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इनकम भी एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, इसकी इनकम भी जनरेट होगी। इनकम मीन्ड फॉर सेल्फ रेसिडेंस, दोनों शायद सेम ही हो गया, आप चाहो तो इसको काट सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने कुछ एग्जम्पशन के लिस्ट पे डिस्कस किया। इज दैट क्लियर? चलिए ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।